डन। लेसन नंबर 1 एथिक्स जीएस 4 पेपर का हमने अभी कंप्लीट किया है, जिसके करते हमने एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करने थे। तो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ योर यूपीएससी जीएस 4 प्रिपरेशन एथिक्स एग्जामिनेशन। सो right now we will discuss about the some examples which purpose of ethics language, right? So अब हम सबसे पहले लेसन नंबर 1 यानी कि नाम क्या है आपके लेसन नंबर 1 का, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, यानी कि हम पढ़ेंगे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से रिलेटेड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ओके, हम क्या पढ़ेंगे? ओनली एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज एथिक्स एंड लॉ, विच इज रिलेटेड टू एथिक्स एंड लॉ। फिर एथिक्स का लॉ से क्या रिलेट है? पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एथिक्स का लॉ से रिलेटेड। तो मैं ये एग्जाम्पल का श्रेय दूंगी महात्मा गांधी को, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल उठाया है 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यानी गांधी जी ने 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इट मींस दैट सिविल डिसओबीडियंस चलाया, जो कि रोलट एक्ट के विरोध बताया गया था। किसके विरोध? रोलट एक्ट के विरोध बताया गया। अब रोलट एक्ट के विरोध में चलाया गया कानून, तो भाई सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये रोलट एक्ट था क्या, राइट? ये रोलट एक्ट क्या था? 1919 में एक काला कानून बनाया गया। काला कानून, इसकी संख्या दी गई, क्यों दी गई? वजह थी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ शक के तौर पे, किसी को शक की नजर से देखने पर ही क्या कर रहे थे? हिरासत में रखा जा सकता था। ये कानून एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया था। और इस कानून के अंदर क्या था? इस कानून के अंदर किसी भी भारतीय को क्या कर सकते थे? वो शक के तौर पे किसी भी भारतीय को हिरासत में, यानी कि पुलिस की कस्टडी में रख सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने ये कानून बनाया ही इसीलिए था। भाई इससे जाहिर सी बात है, हम कोई जुर्म करें तो मुजरिम, हम ना करें तो मुजरिम। तो भाई क्या करा हमने? आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना? रोलट एक्ट जो था ना 1919 का, उसी के खिलाफ जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर, पंजाब में जो पड़ता है आपका, तो जो जनरल डायर था वहां पर, उन्होंने क्या कर दिया बेटा? चारों तरफ से घेर के वहां पर गोलियां चलवा दी। और एग्जैक्टली वो रोलट एक्ट के लिए ही क्या थे? विरोध में कार्य कर रहे थे। ठीक है, हाँ। तो बात होती है 1919 की, काला कानून की। जब गांधी जी ने इस काले कानून को देखा, भाई ब्रिटिश सरकार ने जो बनाया था रोलट एक्ट, जिसके तहत किसी भी भारतीय को शक की नजर से सिर्फ और सिर्फ जेल में डाल दिया जाता था। सो इट वाज नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी इंडियन, बिकॉज ये उनके लिए एक्सप्लोरेशन था, ये उनके लिए शोषण था। और इसके लिए गांधी जी ने देखा कि ये एक नैतिक कार्य है, अनैतिक कार्य है ना? और इस अनैतिक कार्य को देखते हुए गांधी जी ने प्रदर्शन किया। और तो और क्या किया गांधी जी ने? प्रदर्शन जब किया, तो भाई गांधी जी ने इसके खिलाफ एक 1920 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया। जो मूवमेंट क्या था बेटा आपका? जो मूवमेंट आपका सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब ये कि हम आपके किसी भी कानून को, किसी भी आज्ञा को नहीं मानेंगे। हम उसका खारिज करते हैं कि भाई हम उस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो मैंने यही एग्जाम्पल क्यों लिया? एथिक्स एंड लॉ से रिलेटेड क्यों ये एग्जाम्पल लिया? ये कानून भारतीयों के लिए अनैतिक रूप से कार्य कर रहा था। यस बच्चे, ये कानून भारतीयों के लिए अनैतिक रूप से कार्य कर रहा था।
और वह गांधी जी ने नैतिकता के लिए अनैतिकता के खिलाफ, क्या बोला है मैंने, नैतिकता के लिए अनैतिकता के खिलाफ कदम उठाया। इसलिए मैंने आपका एथिक्स के अंदर मोरलिटी के ऊपर, यानी कि एथिक्स फर्स्ट मेरा पॉइंट है, एथिक्स, एथिक्स को लेकर मैंने पहली केस लॉ ली, या पहली बोल सकते हैं हम एग्जाम्पल लिया। ओके बच्चे, ठीक है। इसके बाद आता है एथिक्स इन इकोनॉमिक्स लाइफ, एथिक्स इन इकोनॉमिक्स लाइफ। ओके बच्चे, अब हम एथिक्स इन इकोनॉमिक्स लाइफ में क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे एथिक्स, नैतिकता जो है बेटा वो आपका कदम उठाती है इकोनॉमिक्स लाइफ के अंदर। ठीक है, तो पनामा पेपर लीक की हम एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये याद कर लेना सारे एग्जांपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, पनामा पेपर लीक जो है अनैतिक रूप से कर चोरी, कर चोरी मतलब टैक्स का चोरी करते हैं। अब हम इसके बारे में ना थोड़ा सा खुलासा करके पढ़ेंगे, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to focus on this case laws and examples. This is a true example. जो पनामा पेपर लीक है ना, वो पनामा पेपर दस्तावेजों में धनी व्यक्तियों और सार्वजनिक अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी शामिल है। यानी कि पनामा पेपर दस्तावेज है, क्या है बेटा, जो पनामा पेपर है वो एक दस्तावेज है। तो वी कैन राइट लाइक दिस, प्लीज। पनामा दस्तावेज, दस्तावेज तो पता ही है ना बेटा आपको, दस्तावेज क्या होता है, पेपर। ठीक है, मैं धनी व्यक्ति, धनी कौन होते हैं, अमीर, रिच पीपल्स। ठीक है, धनी व्यक्तियों, व्यक्तियों और अधिकारियों के बारे में वित्तीय जानकारी शामिल है। और जो अधिकारी हैं, ठीक है, जो अधिकारी हैं, अधिकारियों द्वारा की, आप लिख सकते हो, अधिकारियों की वित्तीय जानकारी शामिल है। ठीक है, ये पूरी केस लॉस है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, जानकारी शामिल है। देन अब क्या हुआ, ये जो पनामा पेपर लीक है आपका, इसमें हुआ क्या बेटा कि यहाँ पर हमने देखा कि जो पनामा पेपर लीक को लेकर ये हुआ कि जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, ये जानकारी, ये पेपर जो है ये लीक करा दिया। ठीक है, अपनी जो वित्तीय जानकारी थी, ठीक है, इसकी जो वित्तीय जानकारी थी इसे नीचे रखा गया था, जबकि ये जो है भाई सरकार की व्यवस्था है ना। कानून पत्रकारों में पाया गया कि जो फोर्सेस का निगम थे उसमें धोखाधड़ी की गई और कर चोरी की, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए इन्होंने सहित जो अवैध थे, अवैध उद्देश्य थे, उद्देश्य से किए गए थे, वो पेपर में कई प्रसिद्ध हस्तियां, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मंत्री थे, मशहूर हस्तियां थी, उनके नाम, उनके आर्थिक जीवन की नैतिकता में कमी दिखाई दी। मतलब इन लोगों ने क्या करा, इस पेपर को ही लीक करा दिया, जबकि ये सरकारी था, इसे निजी रखने के लिए उन्होंने क्या करा, इसको ही लीक करा दिया। तो ये पनामा पेपर लीक जो है, इसमें क्या कहा गया भाई, क्या है एक्चुअल में, हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने देखा कि इसमें जितना भी मतलब हमने ये देखा है कि लाइक जो भी इसके अंदर इन्होंने कार्य किया है, उसको देखते हुए हमने समझा कि भाई इन्होंने क्या करा है, एक अनैतिक कार्य किया है। ठीक है, अनैतिक कार्य किया है, जिसको लेकर हम बोल सकते हैं कि मंत्री और काफी हस्तियां जो सरकारी है, उन लोगों ने ये बहुत ही गलत कार्य किया है और बहुत गलत इन्होंने यहाँ पर अपने नैतिकता के चरण को देखा है। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं बेटा जो पनामा पेपर लीक का था उसको ही थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पनामा पेपर लीक का थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और आगे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पनामा पेपर लीक थी वो किसके लिए था बेटा, मैं थोड़ा सा पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पेपर लीक जो था वो डॉक्यूमेंट कंटेन पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी, इंडिविजुअल, पब्लिक, ऑफिशियल हेल्थ की। ठीक है, प्राइवेट की प्राइवेट, बट जो वाइल ऑफिशियल्स बिजनेस था एंड टाइटल आर लीगल, रिपोर्ट्स फाउंड द सम 6 financial corporations were used the illegal purpose।
यानी कि क्या किया गया था, जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसने क्या किया था बेटा, जो कॉरपोरेशन है उसने इसको इलीगल पर्पस से यूज किया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कॉरपोरेशन वर यूज, ठीक है, कॉरपोरेशन वर यूज्ड किसके लिए, कॉरपोरेशन वर यूज्ड किसके लिए करा था इन्होंने भाई, इलीगल पर्पस के लिए इन्होंने इसे यहाँ पर यूज किया था, फॉर इलीगल पर्पस। ठीक है, what is this, फॉर इलीगल पर्पस। ठीक है, आप इसे इलीगल पर्पस लिख सकते हैं। ठीक है, इलीगल पर्पस इसके लिए इसको यूज किया गया था। देन दूसरा क्या था इसके अंदर, इलीगल पर्पस के लिए यूज किया गया था, रिपोर्ट फाउंड दैट द सब मॉर्सिक फॉरेस्ट का उन्होंने बताया कि इलीगल पर्पस के लिए, और इसमें इंक्लूडिंग था फ्रॉड। ठीक है, आप लिख सकते हो इंक्लूडिंग, या इसमें शामिल था, इंक्लूडिंग आप हिंदी में भी लिख सकते हो, क्या था इसमें शामिल, फ्रॉड, ठीक है, कॉमा, टैक्स, ठीक है, टैक्स इवेंशन यानी कि क्या था भाई, इवेशन यानी टैक्स चोरी, या बोल सकते हो कर चोरी, एंड इवेंटिंग इंटरनेशनल सेंसेशन। ठीक है, एंड यू कैन राइट ऑल्सो इवेंटिंग, इवेंटिंग इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सेंक्शन। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं केस लॉस के अंदर। होप सो बच्चे आपको समझ में आया होगा ये केस लॉस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और दोबारा से लिखते हैं अपना नेक्स्ट केस लॉ, विच इज रिलेटेड टू ऑल्सो, रिलेटेड टू ऑल्सो कॉर्पोरेट या इकोनॉमिक सेक्टर। 1992 सिक्योरिटी स्कैम जो हुआ था, एग्जैक्टली आपको याद भी आ गया होगा अगर आपने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी होगी, वेब सीरीज जो है सिक्योरिटीज स्कैम। ठीक है, तो ये हमारी जिंदगी का, या बोलो तो भारत में स्टॉक मार्केट की जिंदगी का बहुत ही अहम चरण है। ठीक है, जिसे हर्षद मेहता ने बड़ा खतरनाक अंजाम दिया है, तो आप इसे लिख सकते हो स्कैम। ठीक है, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये क्या था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we know about it कि 1992 Indian stock market was scammed orchestrated by Harshad Mehta। yes, आप लिख सकते हो the 1992, ठीक है, 1992 Indian stock market, you can write it Indian stock market, stock market, stock market, Indian stock market scam was, scam was orchestrated, wait, orchestrated by हर्षद मेहता। तो भाई ये जो केस था, ये जो एग्जाम्पल है, ये हर्षद मेहता का एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था इसके साथ, इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ। वाई, क्यों, कैसे, क्या, ये सब पढ़ेंगे अब हम। सो ये जो स्कैम था बच्चे, ये कितने का था, कैसा था ये, इन्होंने अदर बैंकर्स एंड पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल थे। क्यों, इसके साथ आप एक और लाइन लिखे, एंड अदर बैंकर्स एंड पॉलिटिशियंस। ठीक है, बैंकर्स एंड पॉलिटिशियंस भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दी किसका था, ऑन दी बॉम्बे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यस, ये एक बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है और अच्छा भी है।
ठीक है, बॉम्बे एक्सचेंज। अच्छा, आप लोग ना इसमें करंट भी डाल सकते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर एथिक्स से लेके। तो इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कैम इन इंडिया, आप लिख सकते हो। इट वाज, मैंने सारा इंग्लिश में लिखवाया है, इसलिए मैं अभी इंग्लिश में, ये वाला जो एग्जाम्पल है मैंने पूरा इंग्लिश में लिखवाया है, मैं इंग्लिश में लिखवा रही हूँ। आप ये भी लिख सकते हो कि ये बहुत बड़ा स्कैम था, किसका, इंडिया का। इट वॉज द लार्जेस्ट स्कैम, लार्जेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्कैम था विद ओवर 1 बिलियन यूएसडी डिफ्रॉडेड। इसमें भैया कितने, कम से कम, विद लिख सकते हो, विद ओवर कितना, 1 बिलियन यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, 1 बिलियन डॉलर का इसमें हमें नुकसान हुआ था, यूएसडी यानी कि डॉलर। क्या किया गया था, डिफ्रॉड किया गया था। इसमें सिर्फ अकेले हर्षद मेहता शामिल नहीं थे, पूरे के पूरे पॉलिटिशियंस थे और कुछ बैंकर्स भी इसमें शामिल थे। देन फुल स्टॉप। And Mehta used the combination of corrupt officials who were the willing to sign fake checks and lie the bank and use the market loopholes and drive the prices of certain goods return back the significant number of unsecured. It means that कि जो वो थे हर्षित मेहता जो थे, इन्होंने भी क्या किया था, झूठ बोला था, फेक चेक्स दिखाए थे बैंक को। ठीक है, और बैंक के साथ में कॉन्स्पिरेटर्स के साथ में मिलकर इन्होंने सडनली themselves the holding millions of this worth डेप्ट कर लिया। और द स्कैम क्लियरली शो हाउ टू एब्सेंस ऑफ एथिक्स इकोनॉमिक लाइफ, कि भाई इकोनॉमिक लाइफ को लेके आपकी जिंदगी में कोई भी नैतिकता नहीं थी, इसलिए ये स्कैम हमें ये दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, तो आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हो, क्योंकि हमें लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखनी है कि भाई मैं इस एग्जाम्पल को क्यों यूज कर रही हूँ। तो ये स्कैम हमें साफ, या मैं इसको हिंदी में एक बार लिखवा देती हूँ। ठीक है, जैसे हिंदी में लिखवा देती हूँ। Here's the my eraser. मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, वरना आप नोट करके हो जाओगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ये है स्कैम, आप लिख सकते हो ये है स्कैम। ठीक है, ये है स्कैम, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से यह दिखाता है, दिखाता है कि किस प्रकार, प्रकार आर्थिक व्यवस्था में लोगों की नैतिक रुचि का अभाव है, लोगों की नैतिकता का अभाव है ना। तभी तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, क्योंकि नैतिकता के ऊपर ही तो हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अब इसके अंदर ये लिख सकते हैं, सो यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, आप ये सब लिख सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, आपका नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल ऑफ, किसके ऊपर है ये, एथिक्स इन कॉर्पोरेट लाइफ। बस ये 3 एग्जाम्पल हम देखेंगे। थर्ड इज एग्जाम्पल एथिक्स, एथिक्स इन कॉर्पोरेट, है ना, कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ। डन, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि भाई एथिक्स का कॉर्पोरेट लाइफ से क्या लेना देना है, क्या मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में एथिक्स की। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा, क्या है, CSR। क्या है ये, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थॉटफुल है, प्रैक्टिकल वे टू गिव बैक टू सोसाइटी। जब बिजनेसमैन कोई कॉन्सिक्वेंशियस सोशल वर्क करता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है ना, एंड दे कैन बेनिफिट सोसाइटी बट गिविंग बैक हेल्पिंग द सॉल्यूशन एवरी इशू।
तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज होती है इंकरेज करने की, जो कंपनी टू मेक द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, है ना। तो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हमें मिल रहा है, इसके अंदर एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, कम्युनिकेट मिल रहे हैं, बट अगर एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो बिजनेस विल अडॉप्ट द CSR पॉलिसीज एंड, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, आप ध्यान से समझें। जो कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या होती है, क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है जिसकी वजह से हमने इसको लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, सॉरी टू से बट ये क्या है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल इसके अंदर रहेगा बच्चे। ठीक है, व्हाट इज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये क्या है, आई डोंट नो व्हाई बट, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। डन। तो पहली चीज ये कि जो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इन्वायरमेंट के प्रति, है ना। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण को लेकर, है ना, पर्यावरण को लेकर। दूसरी मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस को भी लेकर, पीस, ठीक है। तीसरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्यावरण के साथ साथ मैं देखूं कि जितनी भी चीजें हैं मेरी इन्वायरमेंट के अंदर, लाइक जो भी बर्ड्स हैं, लाइक नॉन ह्यूमन मतलब एनिमल्स वगैरह हैं, उनको हार्म ना हो, है ना। जानवर को या फिर जानवरों को या फिर पशु पक्षियों को भी क्या ना हो बेटा, पक्षियों को भी हार्म ना हो। बट जब भी कोई कॉर्पोरेट जो है, एथिक्स इन कॉर्पोरेट के अंदर मैंने बात इसलिए की है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, क्योंकि जब मैं बिजनेस करती हूँ, जब मुझे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है, जब मैं बिजनेस करती हूँ और जब भी मुझे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, तो मेरे बिजनेसेस जो जितने भी हैं, है ना, जितने भी मेरे बिजनेसेस हैं, उसके अंदर मैं जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, बिजनेस का इम्पैक्ट वो किस पे पड़ रहा है, बिजनेस का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, बिजनेस का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, किससे पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है भाई, बहुत अच्छी बात है, पर गुड इम्पैक्ट है ये। ठीक है, अभी हम बैड इम्पैक्ट की बात भी करेंगे। ठीक है, मुझे क्या मिल रही है इससे, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने का जरिया मिलेगा, है ना। बट जो बैड इफेक्ट पड़ते हैं, वो क्या होता है, मेरा इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है बेटा, इसके अलावा और क्या होता है, इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके अलावा आपका जो बर्ड्स है उन पे इफेक्ट पड़ता है, बर्ड्स पे पड़ता है, एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ता है ना। तो ये जो है, जिसके कारण ये एक अनैतिक कार्य भी है ना, ये एक अनैतिक कार्य भी है ना, अनैतिक कार्य की, इमोरल कार्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। देन एग्जाम्पल थर्ड इज कंप्लीट, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू एथिक्स। अब हम जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, देखो हमने तीन एग्जाम्पल्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े। पहला एथिक्स का एग्जाम्पल था महात्मा गांधी का 1920 में जो हुआ, ये लॉ से रिलेटेड है, एथिक्स इन लॉ। एथिक्स इन इकोनॉमिक्स लाइफ में हमने पनामा पेपर लीक पढ़ा, जो पनामा पेपर लीक हुआ। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा 1992 का सिक्योरिटी स्कैम हर्षद मेहता वाला, जो अनैतिक कार्य था। थर्ड पढ़ा हमने एथिक्स इन कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट यानी कि CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो इट्स कंप्लीटली कंप्लीट हो चुके हैं तीनों। अब जो हम नेक्स्ट वैल्यूज पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल्स पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वैल्यूज का, मूल्य का एग्जांपल पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा ओनली एथिक्स का एग्जांपल। इफ एनीवन इंटरेस्टेड इन आवर कोर्स, आपको बता दिया जाए हमारा जो कोर्स है वो GS फाउंडेशन का कोर्स आ चुका है कि GS फाउंडेशन मींस मतलब आपका जो कोर्स है UPSC एंड अदर्स स्टेट बोर्ड सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेकर आए हैं
ठीक है, आपको बता दिया जाए, हमारा जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, वो शुरू हो चुका है। जिसको भी जुड़ना है जीएस फाउंडेशन कोर्स के साथ में, वो जुड़ सकता है बेटे। ठीक है, इस कोर्स की ड्यूरेशन रहती है पूरी 1 ईयर की। ठीक है, 1 ईयर में आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लासेस, ठीक है, विद मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप रहती है, पर्सनल मेंटोरशिप, एंड इसके साथ साथ आपको लेक्चर्स, नोट्स, ठीक है, नोट्स एंड अदर्स जितनी भी आपको सहायता सारी चीजें इसमें मिलती हैं। ठीक है, और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर रहता है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ 9,999 की फीस रहती है। अच्छा, सब्जेक्ट की बात करें बच्चे, तो सब्जेक्ट आते हैं आपके इसके अंदर टोटली GS1 कवर कराई जाती है, GS2 के टोटल सब्जेक्ट, GS3 के टोटल सब्जेक्ट, और GS4 का यानी कि एथिक्स भी आपका इसमें कराया जाता है। ओके, आपको पता ही है GS1 में कौन से सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है ना, ज्योग्राफी है। ठीक है, GS2 में आपको पता है GS3 के बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। विद आपका इसमें GS फाउंडेशन के कोर्स में विद ऑप्शनल की क्या रहती है, ऑप्शनल की मेंटोरशिप रहती है, ऑप्शनल की गाइडेंस रहती है कि भैया हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। इफ एनीवन इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, कॉन्टेक्ट 9818464029, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, या फिर इंस्टा की आईडी है हमारी ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। ठीक है, आप यहाँ पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ब्राइट स्पार्क ट्यूटर पे आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहा हाथों से खो दें। ठीक है, और इसके अलावा हम एनसीईआरटी बैच भी ला चुके हैं अपना। एनसीईआरटी बैच जो है हमारा, वो भी हम लेकर आ चुके हैं, एनसीईआरटी बैच। उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ की है, और एनसीईआरटी उसमें सारी कवर कराई जाएंगी बच्चे। ठीक है, एनसीईआरटी जो कोर्स है हमारा एनसीईआरटी का, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, एनी एग्जामिनेशन, बिकॉज बेटा जो हमारी एनसीईआरटी है ना, वहीं से आपके सभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन रहती है, इस कोर्स की ड्यूरेशन रहती है आपकी 3 मंथ की। ठीक है, इसके अंदर आप टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, 3 मंथ प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक है, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं, वो बेसिकली आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमी। अच्छा, इसके अलावा ये तो 4 सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा मैं आर्ट एंड कल्चर भी बच्चों को बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर आपकी 12th में भी आया हुआ है ना, और हम इंग्लिश पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, इंग्लिश पे भी हम ध्यान देते हैं। तो 1 2 3 4 5 के 5 सब्जेक्ट आपके 3 मंथ में कवर कराए जाते हैं, विद टेस्ट सीरीज के साथ, इस क्वालिटी नोट के साथ। और फी स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे यहाँ पर, तो फी स्ट्रक्चर होता है आपका 4,999 रुपीज इसका आपका फी स्ट्रक्चर होता है। ओके बेटे, तो बेसिकली वही सेम चीज, अगर आपने ज्वाइन करना है 9818464029 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या सेम हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आप नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी तरीके से बने रहिएगा। अभी हमारी एथिक्स की सीरीज चल रही है, और इसके साथ में लेकर आई हुई इकोनॉमिक की सीरीज भी देख लीजिएगा। होप सो हमारे यूपीएससी के जीएस वाले बच्चों की बहुत हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे लाल, क्योंकि बहुत जरूरी है मुझे मोटिवेशन देने के लिए, ताकि मैं आगे इसी तरीके से आपके साथ बनी रहूं और जुड़ी रहूं आपके साथ, आपकी प्रिपरेशन के साथ बहुत जोश में। ओके, ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक्स अ लॉट माय स्टूडेंट्स। ओके, बाय।